हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने ये सूत्रक्रमी या निमेटोड वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और उसमें अपन ने उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह कंप्लीट कर ली थी। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ निमेटोड। अब यहाँ पे देखो, हालांकि बहुत बड़ी सी आपके इसमें टेबल दी हुई है, लेकिन इतनी कोई ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। केवल आप जो क्लासिफिकेशन कर रहे हो उसमें सिर्फ आपको ये लिखना है कि किस किस में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे दो हैं, एक है सेसनेंसिया और दूसरा है एडिफोफोरिया। फिर उसके बाद में सेसनेंसिया है, उसको ऑर्डर्स में डिवाइड किया हुआ है। दो ऑर्डर हैं, टाइलेकिडा और डोरेलिमिडा। फिर उसके बाद में सब ऑर्डर्स हैं, फिर फैमिलीज़ हैं, फिर जीनस हैं, फिर स्पीसीज़ हैं। तो इतना ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो जितने आपके कोर्स में आ रहे हैं उन कोर्स वाले जो हैं उनको आप डिटेल में उसका क्लासिफिकेशन करोगे। अब यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट आपके इसमें डिजीज़ है वो कौन सी है? मोलिया डिजीज़ ऑफ वीट, गेहूं का मोलिया रोग। अब ये जो मोलिया है, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी जर्मनी में हुई थी और किसने की थी? जेजी कोहन ने 1874 में। फिर उसके बाद में हमारे राजस्थान में इसकी डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी 1958 में, और किसने की थी? वासुदेवा ने की थी, राजस्थान सीकर जिले में। और इसलिए इसका नाम रखा गया था मोलिया, क्योंकि जो राजस्थान में है वो बंदर को मोलिया कहा जाता है। और इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो उछाल मतलब कूदता फांदता रहता है। तो उसी हिसाब से ये जो बीमारी है, ये बीमारी भी इसी हिसाब से होती रहती है, इसलिए इसका नाम रखा गया मोलिया। और हमारे राजस्थान में ये बहुत ज़्यादा जो है फैलती है, इसलिए ये एक बहुत विशेष डिजीज़ है, ये स्पेशल डिजीज़ है। अब अगर अपन इसके सिम्टम्स देखते हैं तो सिम्टम्स में ये मान के चलिए कि ये पहले तो छोटे छोटे ग्रुप्स में दिखेगी, फिर धीरे धीरे ये ग्रुप्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे और पूरे जो क्रॉप है उस पूरे क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसमें जो है प्लांट सबसे पहले उसकी ग्रोथ जो है वो होती है कम, और उसके बाद में धीरे धीरे ये येलो कलर के दिखने लगते हैं। और इसमें जो है ये मान के चलो कि प्लांट की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, तो वो बिल्कुल छोटा सा कमज़ोर पतला सा रह जाता है। फिर इसके बाद में अगर इसकी जो रूट्स हैं उन रूट्स को अगर आप निकाल के देखो तो उन रूट्स में आपको बहुत सारी गांठें या नोड्स आपको दिखाई देंगे। और उनके अंदर मैं आपको ये फोटो भी दे रही हूँ कि उसमें वाइट कलर की आपको ऐसी लगेगी नोट टाइप सी, वो एक्चुअली क्या होती है? फीमेल निमेटोड होती है। और जो थोड़े टाइम बाद वो कैसी हो जाती है? ब्राउन और ब्लैक कलर की। फिर यहाँ पे देखो कि जो रूट्स है उस रूट में ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उस स्ट्रक्चर को हम सिस्ट या पुटी कहते हैं। और इसके अंदर जो है ये मान के चलो कि एक रूट में लगभग 15 से 20 जो है सिस्ट मिल सकती है। और इन सिस्ट में अगर आप इसको थोड़ा सा हटाओ तो इसमें इजीली आप फीमेल को बाहर निकाल सकते हो। ये इतनी ऐसी बिल्कुल जैसे कहना चाहिए वर्म की तरह आपको दिखाई देगी। फिर उसके बाद में जब इनका इन्फेक्शन हो जाता है तो उस प्लांट में उसकी एक्सटर्नल ग्रोथ तो होती नहीं है, लेकिन उसके बाद में फ्लावरिंग भी कम आती है। और धीरे धीरे जब फ्लावरिंग कम होगी तो उसमें सीड्स भी हैं, वो भी क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। तो इस तरीके से इसके सिम्टम्स आपको दिखते हैं। अब अगर अपन पैथोजन की बात करें तो ये है हेटेरोडेना एविनी। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये मान के चलो कि बुक में एक पैथोजन का नाम तो जरूर आएगा ही आएगा। तो आपको डिजीज का नेम और पैथोजन का नेम, और वो पैथोजन क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हेटेरोडेना एविनी है जो कि इसका पैथोजन है। अब अपन अगर साइकिल की बात करते हैं तो ये मान के चलिए कि इसकी जो सिस्ट है वो सिस्ट जो है पड़ी रहती है, और यही एक ट्रांसमिशन का काम करती है
एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और ये इसमें जैसे जो प्लांट आपने उखाड़ दिया तो उनकी रूट्स में रहेगी, तो जो पादप के या प्लांट के वेस्ट मटेरियल है उन मटेरियल में ये अपने आप को पूरे साल तक सरवाइव रखती है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है वैसे ही जर्मिनेट होके अपने साइकिल को स्टार्ट कर देती है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? पुट्टी या सिस्ट। इसके अंदर अंडे होते हैं, लार्वा होते हैं, और जैसे ही नेक्स्ट क्रॉप होती है वैसे ही ये क्या हो जाते हैं? जर्मिनेट हो जाते हैं। और इनका ये मान के चलिए सितंबर से नवंबर ये जो टाइम होता है, इस टाइम पे ये है गेहूं में आपको मिलेगी। और इसी समय जो है गेहूं वगैरह की है वो सोइंग पीरियड होता है, तो ये जल्दी से जो है उनकी रूट्स में एंटर कर जाते हैं। और ये मान के चलिए इनका पूरा जो साइकिल है वो साइकिल कंप्लीट हो जाता है लगभग फरवरी मंथ तक, और अपने पूरे के पूरे जो प्लांट है उसमें ये दिखने लगते हैं। और उनके अगर रूट्स निकालते हैं तो रूट्स में बहुत सारी गांठें जो हैं वो दिखाई देती हैं। तो ये इसका हो गया आपका, इसका मैं डायग्राम भी आपको दे रही हूँ, जो डिजीज साइकिल आप इसमें देखना। अब ये देखो उसके बाद में है मैनेजमेंट या प्रबंधन। तो उसमें पहला है कल्चरल मैनेजमेंट, और कल्चरल मैनेजमेंट में फर्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि अगर हमने अभी गेहूं करा है तो उसके साथ में अगली बार हम कोई और क्रॉप लेंगे, ताकि ये जो निमेटोड है इनके सिस्ट वहाँ पर जो है नष्ट हो जाए। तो इसके लिए मानिए अगर हम गेहूं हैं तो गेहूं के साथ में अपन ऑल्टरनेट में सरसों, मस्टर्ड है, कोरिएंडर है, ग्राम है, जीरा है, प्याज है, इनको हम यहाँ पर ग्रो कर लेंगे, ताकि इसके जो निमेटोड है वो धीरे धीरे क्या हो जाए? कम हो जाए। फिर उसके बाद में है गर्मियों में, गर्मी जब खाली पड़ा रहता है फील्ड तो उस समय बहुत ज़्यादा डीप प्लगिंग करनी चाहिए, ताकि इसके अगर सीड्स या इसके जो एग हैं वो हाई टेम्परेचर में, क्योंकि गर्मी में ये मान के चलिए 40 से 50 के बीच में टेम्परेचर रहता है, तो ये नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में अर्ली वैरायटी होनी चाहिए, ताकि ये डेवलप ना हो, उससे पहले ही हमारी जो क्रॉप है वो डेवलप होके अपनी साइकिल को पूरा कर सके। फिर उसके बाद में बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में डिजीज़ रेजिस्टेंस या प्रतिरोधी किस्मों का, जैसे राजकिरण है, C164 है, SD2052 है। तो इस तरीके से जो है हम कुछ बायोलॉजिकल या डिजीज रेजिस्टेंस, और राजस्थान में स्पेशली कौन सी है? राजस्थान 1409 या 1487, इनको अपन यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद में केमिकल। तो केमिकल में हमारे पास में 2 kg पर हेक्टेयर LD कार्ब इसको यूज़ किया जाता है, और इससे जो है अगर जो निमेटोड्स हैं उसके एग हैं या उसके लार्वा वगैरह हैं तो वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट आपकी हो गई कौन सी? मोलिया डिजीज़। उसके बाद में नेक्स्ट है रूट नोड डिजीज़ ऑफ वेजिटेबल। अब सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये जो है सबसे पहले बर्कली ने 1855 में इंग्लैंड में, ठीक है। और ये जितनी अपनी वेजिको के नाम से वेजिटेबल, तो कुकम्बर जो अपनी है, या ये मान के चलिए कुकुरबिटेसी जो फैमिली है उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको मिलेगी। और इंडिया में जो इसकी डिस्कवरी की थी वो डिस्कवरी की थी बार्बर, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने 1901 में। और इसको कहाँ डिस्कवर किया था? टी जो होती है, चाय होती है, उन प्लांट्स में इसको डिस्कवर किया। अब सबसे पहली बात, अगर हम इसका पैथोजन देखें तो पैथोजन है मेलिडोगाइन। अब ये ध्यान रख लो, ये जो नाम है इस नाम का भी कभी कभी मीनिंग आ जाता है कि क्या मतलब है। तो मेलिडोगाइन मीन्स होता है, इसमें जो फीमेल है वो फीमेल बिल्कुल एप्पल जो होता है उस एप्पल की तरह बहुत गोल और फूली भी होती है, और मेलन को अपन एप्पल ही बोलते हैं।
तो इसलिए जो है इसका नाम मेलिडो गाइन रखा हुआ है कि एप्पल की तरह गोल। उसके बाद में इसमें अगर अपन देखें तो जितनी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कुकुरबिटेसी से तो आपको पता ही, बाकी आपका पटेटो है, टमाटो है, ब्रिंजल है, इन सब में भी ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाती है। फिर उसके बाद में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसकी लगभग 12 स्पीसीज मिलती है, और उन स्पीसीज में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, एक तो है मिलोइडोगाइन इनकॉग्निटा, जो मैं आपको डायग्राम दे रही हूँ ये उसी का है, और एक है मिलिडोगाइन जेवेनिका। तो ये 2 वैरायटी हैं जो सबसे ज़्यादा अपनी वेजिटेबल को इफेक्ट करती हैं। अब अपन इसके देखते हैं सिम्टम्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही ये लगेगी वैसे ही ये प्लांट की ग्रोथ को कम कर देगी, क्योंकि ये सारे जो जाइलम फ्लोएम है उनको ये ब्लॉक कर देती है, क्योंकि रूट्स से जाती है इसलिए। फिर उसके बाद में, क्योंकि इसके कारण जो रूट्स है वो बिल्कुल नाम ही है रूट नोट, यानी कि उसमें बहुत सारी गांठें दिखाई देती हैं, और ये जो गांठें हैं, इन गांठों के कारण जो प्लांट है उनको मिनरल्स या खनिज लवण वगैरह नहीं मिलते, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसके अलावा ये जो है इस रूट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये ऊपर नहीं जा पाता है, तो इन्हीं जो नोड है इन नोड में इकट्ठा होता रहता है। तो ये गांठें कैसी दिखाई देती है, बहुत सारी मोटी हो जाती है, और कभी कभी गाजर और उनकी जैसी भी दिखाई देने लगती हैं, और बहुत सारी ब्रांच हो जाती हैं, और राइजोम की तरह जो है इनकी रूट्स दिखाई देने लगती है। और इन रूट्स के अंदर इनके सिस्ट हैं, वो सिस्ट भरे रहते हैं, और उन सिस्ट के अंदर इनके एग होते हैं, इनके लार्वा होते हैं। तो इसकी जो रूट्स है वो बहुत ज़्यादा डिफॉर्म, जिसे आप कह सकते हो कि बिल्कुल रूट ही नज़र नहीं आती, कुछ और नज़र आता है। तो इस तरीके की बहुत गंदी सी दिखाई देती है। मैं आपको डायग्राम भी दे रही हूँ, इसमें देखो आप। तो इस तरीके से ये यहाँ पर दिखाई देती है। फिर उसके बाद में डिजीज़ साइकिल। अब डिजीज़ साइकिल में वापस से यहाँ पर जो स्टार्टिंग है कि ये सॉइल में होती है, और सॉइल में ये क्या करती है कि बहुत सारे एग देती है अपने, और ये जो एग है ये एग वहाँ पर एक जेली जैसे या गोंद जैसे सब्सटेंस से चिपके रहते हैं। अगर अपन इसके एग देखें तो इसके एग लंबे पतले ओवल शेप के होते हैं, और लगभग एक सिस्ट में 400 से 500 इसके एग आपको मिलेंगे। और उसके बाद में हो सकता है कि कुछ वैरायटी उसमें 1000 तक इसकी नंबर चले जाए। फिर इसमें से फीमेल जो है वो, जैसे पहले स्टार्टिंग में आपको बता दी कि सेब की तरह गोल फूली हुई होती है, और अंडों से जो है इसमें से लार्वा निकलता है। और ये ध्यान रखो, ये इसका इम्पॉर्टेंट भी है कि अंडे के अंदर ही फर्स्ट इसका मोल्टिंग हो जाती है, निर्मोचन है वो अंडे के अंदर ही हो जाता है। फिर धीरे धीरे ये डेवलप होते हैं, और जब ये बाहर निकल के आते हैं तब इसमें सेकंड निर्मोचन होता है, सेकंड मोल्टिंग होती है, और फिर वो लार्वा स्टेज आपको दिखाई देती है। उसके अलावा जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, उसके हिसाब से ये चलता रहता है। फिर यहाँ पे देखो, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जो एडल्ट है, ये एडल्ट जो है वैसे ही सिलेंड्रिकल होते हैं। अगर इसकी लेंथ वगैरह भी अपन देखें तो 0.3 m से 0.34 मिलीमीटर तक इसकी लेंथ होती है। फिर धीरे धीरे ये जो है रूट्स में एंटर कर जाते हैं, और एंटर करने के बाद में फिर ये इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, और ये दोबारा से जो है एग को देते हैं। तो ये इस तरीके से इसका एक छोटा सा डिजीज साइकिल है। फिर अगर अपन मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में कल्चरल मैनेजमेंट है। सबसे पहले तो जो भी हम वेजिटेबल वगैरह करते हैं, और उसमें से जब अपन उसको ले लेते हैं तो उसके बाद में जो उसके वेस्ट हैं उनको जला देना चाहिए, उनको नष्ट कर देना चाहिए, ताकि अगर उसमें कोई एग वगैरह हों तो वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए। फिर उसके बाद में देखो कि यहाँ पे भी जो है फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, ताकि अलग अलग बदल बदल के करेंगे तो इंसेक्ट जो है निमेटोड है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर हम सीड लेते हैं तो उन सीड को भी अपन ट्रीटेड करके वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
फिर उसके बाद में कुछ हमारे पास में ऐसी वेजिटेबल है जिनका अपन राइजोम या इनको यूज़ करते हैं, जैसे प्याज वगैरह में, तो उनको पहले अपन को ट्रीट करना चाहिए ताकि वो इन्फेक्शन वहीं पर उसका ख़त्म हो जाए। तो इन जैसे मान लो आलू है, तो आलू के अगर हम ट्यूबर्स यूज़ कर रहे हैं तो पहले हम हाई टेम्परेचर लगभग 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनको क्या करेंगे, ट्रीटेड करेंगे, ताकि इसमें अगर कोई एग वगैरह हो तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए। फिर उसके बाद में जो फील्ड है, तो उस फील्ड में नीम है, रतन जोत है, अरंड है, इनका अपन ऑयल से उसको ट्रीटेड कर देते हैं, तो कोई इन्फेक्शन अगर उसमें भी हो तो वो भी यहाँ पर जो है ख़त्म हो जाए। इसकी अगर अपन क्वांटिटी लिखते हैं तो 15 to 25 क्विंटल पर हेक्टेयर अपन इसको फील्ड में डालेंगे, जिससे कि ये धीरे धीरे क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद में देखो आपके बुक में एक लंबी चौड़ी टेबल दी हुई है कि किस किस की वैरायटी है, तो इसमें से भी आप जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है इसमें, वो आप इसकी तैयार करके याद कर लेना। फिर लास्ट में इसका केमिकल मैनेजमेंट है, तो केमिकल मैनेजमेंट में अपन कार्बोफ्यूरॉन, फिनेमिफॉस, इन सबको अपन यहाँ पर स्प्रे करेंगे। उसके अलावा अपन सबसे ज़्यादा जो ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये जो है प्लांट के वेस्ट में ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो है अपन सॉइल को केमिकली ट्रीट करेंगे, ताकि उगाने से पहले कार्बोफ्यूरॉन पर हेक्टेयर अपन 13 ग्राम यूज़ करते हैं, और ताकि ये इसके जो निमेटोड है वो धीरे धीरे वहीं पर ख़त्म हो जाए और नई जो क्रॉप है उसमें डिस्ट्रॉय ना करें। तो ये आपकी आज 2 डिजीज़ हो गई। उसके बाद में एक और डिजीज़ बच रही है, फिर अपन उसको और आगे पढ़ेंगे, तो कल अपन इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।